नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का चैप्टर आपका जो 1 है, यूनिट आपका जो 1 है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके लिखित वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों, सबसे पहले हम उनको कराएंगे, तो उसी के बाद में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे इसी चैप्टर 1 में वो भी हम साथ में करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का भी पेपर कराते हैं और एमसीक्यू का भी पेपर कराते हैं। पेपर बच्चों सोशियोलॉजी का है, इसमें आपको पढ़ना है सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। पेपर का आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है। तो चलेगा, आपका फर्स्ट चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको देख लीजिए। पहला आपका बच्चों जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है कि विचलन क्या है, जिसको हम सामाजिक विचलन भी कहते हैं। विचलन का अर्थ, इसकी अवधारणा, इसकी परिभाषा। उसके बाद बच्चों अपराध क्या है, किशोर अपराध क्या है जो बच्चों से होता है, फिर है सफ़ेद पोश अपराध। तो इन सभी के बारे में जो हम चर्चा करेंगे इसी हम फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलेगा यहाँ से सबसे पहले हम इसका जो पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विचलन क्या है, इसकी अवधारणा, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो सामाजिक विचलन क्या है बच्चों, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले बहुत ही सरल शब्द में आपको बता रहे हैं। ऐसी परिभाषा आपको कहीं पर गूगल करने पे भी नहीं मिलेगी। जो भी परिभाषाएं आपको हम लेके आए हुए हैं, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो सामाजिक विचलन क्या है बच्चों, जैसे कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बच्चों नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ परंपराएं बनाई जाती हैं, जिनके द्वारा समाज जो है सुचारू रूप से चलता है। इन्हीं को बच्चों हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। मतलब जो है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कुछ नियम हैं, कुछ जो कानून बनाए गए हैं, जो परंपराएं हैं, जो समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं, उसको हम बच्चों सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति इन सामाजिक नियमों के विपरीत कोई व्यवहार करता है या फिर सामाजिक नियमों को तोड़ता है, ठीक है, तो उसी को बच्चों हम सामाजिक विचलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। मतलब जो है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून है सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, और जो परंपराएं हैं, ठीक है, जो परंपराएं बनाई गई हैं जिससे समाज हमारा सुचारू रूप से चले। जब कोई व्यक्ति इन्हीं नियमों के खिलाफ कोई कार्य करता है, कानूनों के विरुद्ध कोई कार्य करता है, परंपराओं के विरुद्ध कोई कार्य करता है, इसी को हम सामाजिक विचलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। और हम सरल शब्दों में हम कहें तो समाज के द्वारा निर्धारित जो नियम है उसको तोड़ना ही विचलन है। मतलब समाज के द्वारा जो निर्धारित नियम है समाज को चलाने के लिए सुचारू रूप से, तो इन नियमों को तोड़ना यही है विचलन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। और भी बहुत सारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया, तो उनकी परिभाषाओं को यहाँ से हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, पहली परिभाषा यहाँ से हार्टन महोदय लिखते हैं। ये कहते हैं कि विचलन का अर्थ है उन आदर्शों या नियमों के उल्लंघन से है जो समूह के सदस्यों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। मतलब जो है इनका भी कहने का मतलब यही है, मान लो समूह है, समूह के जो सदस्य हैं, जिन नियमों को द्वारा जो है समाज में बसे हुए हैं, समाज को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो उन नियमों के विरुद्ध कोई जब व्यक्ति कार्य करता है, उन नियमों को कोई उल्लंघन करता है व्यक्ति, तो उसी को हम सामाजिक विचलन कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से अल्बर्ट कोहेन महोदय लिखते हैं। ये कहते हैं कि विचलन वह व्यवहार है जो उन मानदंडों का उल्लंघन करता है जिनके पालन की अपेक्षा समाज के द्वारा जो है की जाती है। मतलब जो है इनका भी कहने का मतलब वही है। ये कहते हैं कि विचलन वह व्यवहार है जो उन मानदंडों का उल्लंघन करता है। कौन से मानदंडों का बच्चों, जो समाज के द्वारा या फिर समाज को सुचारू रूप में चलाने के लिए कार्यरत होते हैं या फिर समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं, तो उन्हीं का जो है उल्लंघन करते हैं, उसी को हम कहते हैं सामाजिक विचलन। अगली परिभाषा यहाँ से रॉबर्ट के मार्टन महोदय लिखते हैं। ये कहते हैं कि जब समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गलत या गैर संस्थागत साधनों का उपयोग करता है, तो उसी को हम जो है विचलन कहते हैं। भैया तो इनका भी कहना मतलब वही है कि जब कोई या फिर जब समाज के द्वारा मान लो कोई निर्धारित लक्ष्य है कि आपको, ठीक है, या फिर कह सकते हो कोई दायरा है या फिर कोई नियम है कि नियमों के अंदर ही आपको कार्य करना है, जब कोई व्यक्ति इस नियमों को तोड़कर कोई कार्य करता है तो उसी को हम विचलन कहते हैं। यहाँ से विचलन की इसकी विशेषता भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक विचलन क्या है, इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो इसकी विशेषताएं भी बच्चों समझ लीजिए। पहली इसकी विशेषता है सापेक्षता, ठीक है। जैसे कि
विचलन बच्चों जो है समय और स्थान के अनुसार जो है बदलता रहता है। जो व्यवहार एक समाज में विचलन है वह दूसरे समाज में सामान्य हो सकता है, जैसे कि मदिरापान या जो है पहनावा। उसके बाद है दूसरी इसकी विशेषता है कि नियमों का उल्लंघन। तो हमेशा बच्चों जो है जो सामाजिक मानदंडों या फिर कानूनों की अवहेलना इसमें होती है। उसके बाद है सार्वभौमिकता। तो दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां विचलन ना होता हो या हर समाज में पाया जाता है। बच्चों जो विचलन होता है ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही पाया जाता है, ये सब कहीं पाया जाता है, हर एक समाज में जो है देखने को आपको मिलता है। उसके बाद है नकारात्मक और सकारात्मक विचलन जो है हमेशा बुरा नहीं होता है। मतलब जो है फिर यहाँ से विचलन के प्रकार दिए हुए हैं बच्चों, नकारात्मक और जो है सकारात्मक। तो इसमें कहा गया है कि विचलन हमेशा जो है बुरा नहीं होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि कुछ क्रांतिकारियों के विचार हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का विरोध। तो उस समय जो है कुछ लोगों ने कहा था कि समाज के विरुद्ध ये व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन यही जाकर के जो है बाद में इसको अच्छा कहा गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है विचलन हमेशा बुरा नहीं होता है, क्योंकि अच्छा भी होता है। ठीक है, और बाद में जो है समाज सुधार का जो है कारण जो कि बना। आगे देखिएगा फिर यहाँ से बच्चों विचलन और अपराध में अंतर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अक्सर जो है लोग उन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन जो विचलन होता है, जो अपराध होता है, उसमें डिफरेंट होता है, अंतर होता है। कैसे? जैसे कि विचलन जो होता है जब आप समाज की परंपराओं या जो प्रथाओं को तोड़ते हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान ना करना। ठीक है, ये क्या है? परंपराओं को तोड़ना, और इसके लिए समाज आपको केवल डांट या बहिष्कार की सजा देता है। वही अपराध क्या है बच्चों? अपराध क्या होता है? जब आप राज्य के द्वारा बनाए गए लिखित जो कानून है उसको तोड़ते हो, तो इसके लिए पुलिस या फिर न्यायालय द्वारा दंड, मतलब जो है जेल या जुर्माना दिया जाता, तो इसको अपराध कहते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है विचलन और अपराध में। अब इसके कारण क्या है बच्चों विचलन के? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो विचलन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि दोषपूर्ण सामाजिकरण, मतलब जो है बच्चे को सही संस्कार न मिलना, ये भी किसका कारण हो सकता है विचलन का। फिर है कि अत्यधिक जो है गरीबी बेरोजगारी, ये भी इसका कारण है। फिर है कि बुरी संगति, क्योंकि बच्चे बुरी संगति में पढ़कर जो है गलत कार्य करने लगते हैं, समाज के खिलाफ कार्य करने लगते हैं, जैसे कि शराब मदिरापान करना। उसके बाद है कानून के जो है क्रियान्वयन में जो है ढिलाई, मतलब जो है कानून यदि कोई सख्ती नहीं कर रहा तब भी विचलन जो है हो सकता है समाज में। अब यहाँ से विचलन के प्रकार बच्चों दिए हुए हैं, इनको भी समझ लीजिए। तो विद्वानों ने विचलन को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है बच्चों सकारात्मक विचलन। अब सकारात्मक विचलन क्या है? जब कोई व्यक्ति समाज के पुराने या जो है गलत नियमों को तोड़कर कुछ अच्छा नया करता है, तो उसको बच्चों हम सकारात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है जब कोई व्यक्ति समाज के पुराने गलत नियम को तोड़कर कुछ अच्छा करता है, ठीक है, तो उसको हम सकारात्मक विचलन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि समाज सुधारकों के द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध करना, ये क्या है? सकारात्मक विचलन है। अब नकारात्मक विचलन क्या है? नकारात्मक विचलन बच्चों जब कोई व्यक्ति समाज के कल्याण के विरुद्ध काम करता है, जैसे कि चोरी करना, डकैती करना, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, तो इसको हम नकारात्मक जो है विचलन कहते हैं। तो विचलन कितने प्रकार का होता है? क्योंकि दो प्रकार का, सकारात्मक विचलन और नकारात्मक विचलन। अब यहाँ से और भी दिया हुआ है प्राथमिक विचलन, ये भी इसके प्रकार है बच्चों इसी में। तो जब कोई व्यक्ति पहली बार या अनजाने में कोई नियम जो है तोड़ता है, लेकिन समाज उसे अपराधी का ढप्पा नहीं लगाता है, तो उसको हम प्राथमिक विचलन कहते हैं। मतलब जो है ऐसा कार्य हो जाए, ठीक है, गलती से जो कि कह सकते हो अनजाने में कोई कार्य हो जाए, तो समाज आपको अपराधी ना जो कि ठहराए, तो उसको प्राथमिक विचलन कहते हैं। फिर द्वितीयक विचलन क्या है? जब समाज किसी को विचलित या बुरा घोषित कर देता है और वह व्यक्ति उसी पहचान के साथ बार बार नियम को तोड़ने लगता है, तो उसी को हम द्वितीयक जो है विचलन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सामाजिक विचलन के जो है कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, इनको भी समझ लीजिए। जैसे कि जैविकीय सिद्धांत जो कि रीजल लोम्ब्रोसो के द्वारा दिया गया है, इनका मानना है कि अपराधी बच्चे जो है जन्मजात होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में जो कि एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है
कि अपराधी जन्मजात होते हैं, किसका स्टेटमेंट है बच्चों? तो सीजर जी का स्टेटमेंट है। और उनके जो शारीरिक लक्षण जैसे कि लंबी भुजाएं, उभरा हुआ जबड़ा, उन्हें जो विचलित व्यवहार की ओर ढकेलते हैं। हालांकि आधुनिक समाजशास्त्र इसे पूरी तरह से नहीं मानते हैं। दूसरा भी इसका बच्चों सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, और इनके अनुसार व्यक्ति के मन का असंतुलन या मानसिक तनाव उसे समाज विरोधी काम करने पर मजबूर करता है। मतलब मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है बच्चों, ये कहता है कि व्यक्ति का जो मन है, मन का जो असंतुलन है या फिर जो मानसिक तनाव है, उसे समाज के विरोध या फिर समाज के विरुद्ध कार्य करने के लिए जो इसको उकसाता है या फिर मजबूर करता है। उसके बाद है तीसरा सिद्धांत है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बच्चों मर्टन का सिद्धांत है। जैसे कि समाज लक्ष्य जैसे कि पैसा कमाना, इसके लिए भी लोग जो है गलत रास्ता चुनते हैं, ठीक है, लेकिन साधन नहीं होता है और जिससे व्यक्ति गलत रास्ता जो है चुनता है, इसी को विचलन कहा जाता है। मतलब जो लोग क्या होते हैं, पैसे की चाहत में गलत रास्ता अपनाते हैं जो समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो ये भी बच्चों विचलन कहलाएगा। यहाँ से सदरलैंड का सिद्धांत बुरी संगति का असर है और व्यक्ति दूसरे को देखकर विचलन जो है सीखता है। इनका ये स्टेटमेंट है सदरलैंड जी का। अब यहाँ से बच्चों सामाजिक विचलन के कुछ परिणाम हैं, इसको भी समझ लीजिए। नकारात्मक और जो सकारात्मक परिणाम, जैसे कि नकारात्मक प्रभाव में समाज में असुरक्षा हो जाती है, ठीक है, डर का माहौल रहता है, सामाजिक व्यवस्था टूटने लगती है या फिर टूट जाती है। सकारात्मक एकदम प्रभाव की बात करें तो कभी कभी विचलन जो है समाज में जरूरी बदलाव भी लाता है। यह बताता है कि समाज में कौन कौन से नियम अब पुराने हो चुके हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है। उसके बाद बच्चों अपराध क्या है, किशोर अपराध क्या है, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अपराध केवल कानून तोड़ना नहीं है बल्कि एक सामाजिक घटना है। समाजशास्त्र बच्चों क्या मानता है? समाजशास्त्री के अनुसार ये कहते हैं कि अपराध कोई केवल कानून तोड़ना नहीं है बल्कि एक सामाजिक घटना के रूप में इसको मानते हैं। अब समाजशास्त्री यदि अर्थ में अपराध की परिभाषाओं को हम देखें तो जब कोई व्यक्ति समाज के उन नियमों को तोड़ता है जिनके लिए राज्य ने दंड निर्धारित किया है तो वह जो है अपराधी कहलाता है, ठीक है। मतलब जो है इसमें कहा गया कि जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है, कानून के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसको तोड़ता है, उसका उल्लंघन करता है, तो अपराधी कहलाता है। उसके लिए दंड निर्धारित किया गया है, उसी को अपराध कहते हैं। अब यहाँ से अपराध के बच्चों तत्व दिए हुए हैं। अब अपराध कैसे करते हैं बच्चों? इरादे से करते हैं, जैसे कि अपराध करने का मानसिक संकल्प रहता है। फिर है कार्य, केवल सोचना नहीं बल्कि उस पर अमल करना। कानूनी उल्लंघन, मतलब जो है वह कार्य कानून की किताब में वर्णित होना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक हानि, जिससे समाज को जो है नुकसान पहुंचे। ये जो है बच्चों इसके तत्व। अब यहाँ से बच्चों बाल या फिर जो किशोर अपराध क्या है, इसकी परिभाषा को भी समझ लीजिए। तो यह बच्चों एक ऐसी स्थिति होती है जहां अपराधी की आयु कम होती है। मतलब जो अपराध करने की जो एज होती है बच्चों 18 वर्ष से कम होती है, इसलिए उसे सुधारने का अवसर जो है दिया जाता है। आयु सीमा की हम बात करें इसमें तो भारत में 18 वर्ष से कम के किशोरों के द्वारा किया गया जो अपराध होता है वो बाल अपराध कहलाता है। बहुत ही सिंपल से परिभाषा है। अब बाल अपराध के जो कारण हैं इसको भी समझ लीजिए, जैसे कि पारिवारिक जो है विघटन, मतलब जो है माता पिता का तलाक या फिर जो झगड़ेलू माहौल, ये भी इसका कारण हो सकता है। फिर है आर्थिक जो है अभाव, जैसे कि गरीबी के कारण बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करना बच्चों के द्वारा। फिर है कि बुरी संगति, मतलब जो है गिरोह का हिस्सा बनना, बुरी संगत लोगों के साथ रहना, तो ये भी इसका जो है अपराध बच्चे करने लगते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, जैसे कि हीन भावना, अत्यधिक जो है मानसिक तनाव, इसके कारण भी जो है बच्चा कर सकता है। अब यहाँ से सुधार प्रणाली में हम बात करें तो बाल अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाता है बल्कि सुधार गृह या जो है बोस्टल स्कूल जो है भेजा जाता है। अब यहाँ से लास्ट में बच्चों जो क्वेश्चन था कि सफ़ेद पोश अपराध क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा शॉर्ट नोट में। तो सदरलैंड ने अपनी पुस्तक व्हाइट कॉलर क्राइम, जो कि इनकी पुस्तक आई थी 1949 में, इसमें जो है इस अवधारणा को लोकप्रिय इन्होंने बनाया। उन्होंने परंपरागत अपराध जैसे कि चोरी, डकैती और उच्च वर्ग के अपराध में जो है अंतर किया। इसके हम विशेषताओं की बच्चों हम बात करें
जैसे कि उच्च मानसिक जो है स्थिति, मतलब जो है यह अपराधी गरीब नहीं होता है बल्कि समाज का सम्मानित व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो है राजनेता, मतलब जो है सफेद पोश जो है अपराध क्या है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें जो है कुछ लोग सफेद पोश पहने हुए हैं जो कि समाज के देखा जाए तो अच्छे कार्य करने के लिए बैठाया गया है, समाज के पद पे आसीन है, लेकिन वे क्या है गलत कार्य करते हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं फिर भी जो है अपराध करते हैं छिपे हुए। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय से जो है जुड़ाव या जो है अपराध अपने पद का दुरुपयोग करके किया जाता है। उसके बाद अत्यधिक जो है हिंसा, इसमें बच्चों खून खराबा नहीं होता है बल्कि कागजों और फाइलों के माध्यम से समाज को जो है लूटा जाता है। जो अधिकारी वगैरह होते हैं समाज को लूटते हैं। अब इसके प्रकार क्या हैं बच्चों, तो सफेद पोश पर के हम प्रकार की बात करें अपराध के, तो इसमें भ्रष्टाचार, जैसे कि सरकारी धन का निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना, कर चोरी करना, फर्जी रिकॉर्ड दिखाकर टैक्स बचाना, मिलावटखोरी जैसे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर मुनाफा कमाना, साइबर अपराध, डिजिटल माध्यम से पैसे की धोखाधड़ी, ये सभी इसमें बच्चों शामिल हैं। ठीक है, तो ये थे इतने आपके क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। अब यहाँ से इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों उनको भी जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय एमसीक्यू का भी पेपर कराती हैं। तो इसमें हम 100+ एमसीक्यू भी करा रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको भी जल्दी से देख लीजिए। चलिए यहाँ से सबसे पहले बच्चों हम सामाजिक विचलन से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे। उसके बाद अपराध, बाल अपराध से क्वेश्चन कराएंगे, फिर सफ़ेद पोश अपराध, हम सभी क्वेश्चन अलग अलग करके कराएंगे एमसीक्यू के। तो सबसे पहले सामाजिक विचलन से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि सांस्कृतिक मूल्यों मानदंडों की पुष्टि बच्चों कौन करता है, तो कहोगे विचलन करता है इमेल दुर्खिम के अनुसार। फिर है कि विचलन जो है किन सीमाओं को परिभाषित करता है बच्चों, तो नैतिक सीमाओं को, क्योंकि कहाँ तक नैतिक सीमाएं हैं उनको परिभाषित करता है। उसके बाद जो है कह सकते हो विचलन जो कि उल्लंघन होता है समाज के नियमों का। फिर देखिएगा कि विचलन समाज की नैतिक सीमाओं को आगे बढ़ाकर बदले में सामाजिक जो है किसकी ओर जो है ले जाता है समाज को, आपको बताना। तो कहोगे परिवर्तन की ओर ले जाता बच्चों समाज को, इसमें का पहला। फिर आपका है कि विचलन की प्रथम दिशा क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो विचलन की प्रथम जो दिशा है बच्चों दुविधा है। अगला देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार विचलित व्यवहार का कारण क्या है बच्चों, तो ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर है कि संस्कृत द्वारा निर्धारित मानदंडों को या फिर मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने की प्रेरक शक्ति की प्रेरणा कौन देता है, आपको बताना है। तो ये शक्ति जो देता है प्राहम देता है। अगला देखिएगा कि विचलित समूहों के प्रति कौन सी भावना विचलन व्यवहार को बढ़ावा देती है। 7 नंबर की बात करें तो कहोगे निष्ठा देती है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि विचलन को प्रकट करने वाले कितने रूप हैं, आपको बताना है। तो विचलन को प्रकट करने वाले जो रूप हैं 2 हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। फिर है कि सक्रिय और निष्क्रिय रूप किसको जो है प्रकट करते हैं, आपको बताना है। तो ये बच्चों प्रकट करते हैं विचलन को, इसमें का बी है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन के दिमाग के कमजोर व्यक्ति या अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति आमतौर पर किस प्रकार के विचलन के शिकार हो जाते हैं, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है निष्क्रिय विचलन के शिकार होते हैं। फिर है कि जो व्यक्ति विचार पूर्वक आदर्श के विपरीत चलता है तो उसे कौन सा विचलन जो है कहा जाता है, तो उसको बच्चों सक्रिय। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 12 नंबर कि व्यक्ति की आदर्श के प्रति नकारात्मक भावना होने पर व्यक्ति आदर्श के प्रतिकूल आचरण करने में कोई नहीं जो है समझता है। तो क्या नहीं समझता है कोई चीज़ करने में बच्चों, तो कहोगे बुराई नहीं समझता है कोई कार्य करने में। फिर है कि विचलन का मुख्य बच्चों कारण क्या है, आपको बताना है। तो विचलन के बच्चों बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि दोषपूर्ण, ठीक है, और जो है समाजीकरण, ये दोनों होंगे, इसमें कब लगा दीजिएगा डी। फिर है कि विचलित व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है बच्चों, तो कहोगे दंड दिया जाता है, इसमें का पहला। 14 का पहला है। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। उसके बाद है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व क्या है बच्चों, आपको बताना है। राष्ट्रीय एकता में बाधक बच्चों
जो आपके तत्व हैं, जातिवाद है, इसमें का सी। फिर है कि निषेध व्यवहार का एक मजबूत समाजी रूप है जिसे किसके द्वारा जो है विचलित माना जाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों बहुसंख्यक के द्वारा विचलित माना जाता है। फिर है कि कुछ लोग व्यक्ति को विचलित या नियम तोड़ने वाले व्यवहार में भाग लेने के रूप में देखते हैं, तो उससे जो है क्या कहते हैं, उसको बच्चों कहा जाता है शुद्ध विचलन। अगला देखिएगा कि 3 व्यापक समाजशास्त्री वर्ग जो विचलित व्यवहार का वर्णन करता है, तो कौन से हैं बच्चों, तो ये सभी हो जाएंगे रचनात्मक, प्रतीकात्मक और जो है संघर्ष सिद्धांत। फिर आपका है कि विचलन किन मानदंडों और जो है मूल्यों की पुष्टि करता है, आपको बताना है, तो कहोगे सांस्कृतिक मूल्यों की। फिर है कि विचलन किन सीमाओं को जो है परिभाषित करता है। 21 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नैतिक मूल्यों को। फिर है कि विचलन समाज की नैतिक सीमाओं को धक्का देकर बदले में किन परिवर्तन की ओर जो है ले जाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो परिवर्तन की ओर जो ले जाता है, सामाजिक परिवर्तन की ओर। उसके बाद है कि विचलन के बारे में प्रतीक और विचार प्रतिकूल की तुलना में बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक क्या है बच्चों, एक दूसरे के, तो कहोगे बहुत अधिक जो अनुकूल है उसी के। अगला देखिएगा, एक अपराधी के लिए नियमों प्रतिबंधों के अन्य लोगों के द्वारा आवेदन का परिणाम क्या है, आपको बताना है, तो कहोगे विचलन है। अगला देखिएगा 25 नंबर कि जो व्यवहार समाज के स्वीकृत नियमों, विश्वासों, अपेक्षाओं के विरुद्ध जो कि किया जाता है, फिर होता है, तो वे क्या कहलाते हैं बच्चों, आपको बताना है। तो इसको हम सामाजिक विचलन कहते हैं। उसके बाद 26 नंबर है सामाजिक विचलन की अवधारणा क्या है, आपको बताना है। 26 नंबर की बात करें तो इसकी अवधारणा बच्चों समय सापेक्ष, समाज सापेक्ष दोनों है, इसमें एक आप डी लगाओ। फिर है 27 नंबर सामाजिक विचलन की प्रकृति किसके अनुसार बदलती है, आपको बताना है, तो कहोगे परिस्थिति के अनुसार। अगला देखिएगा कि विचलन आमतौर पर समूह के लिए होता है, तो विचलन हमेशा बच्चों समाज के लिए कैसा होता, कहोगे हानिकारक होता है, क्योंकि समाज के नियमों को तोड़कर ही किया जाता है। फिर है कि नियमों के विपरीत कार्य करना क्या कहलाता बच्चों, तो कहोगे विचलन कहलाता है। ये सभी इसकी परिभाषा है बच्चों विचलन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे 23 नंबर है कि सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार न करने को क्या कहते हैं बच्चों, व्यवहार न करने को मतलब सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार न करने को बच्चों हम विचलन ही कहते हैं, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि प्रवीण अत्री के अनुसार विचलन के लिए कौन से कारण जो जिम्मेदार होते बच्चों, आपको बताना है। इनके अनुसार बच्चों अनुवांशिक कारण जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद किन मानदंडों के अनुसार व्यवहार ना कर पाना विचलन कहलाता है, आपको बताना है, तो कहोगे सामाजिक मानदंडों के अनुसार जब कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, व्यवहार नहीं कर पाता है, उसी को विचलन कहते हैं। मतलब समाज के विपरीत कार्य करना, जो नियम है समाज के, जो मानदंड हैं, जो कानून है। अगला ऑप्शन भी आपका है 33 नंबर कि मनुष्यों के पास किस प्रकार के सुरक्षा उपाय होते हैं जो व्यक्ति को विचलन के कृत्यों से जो बचाते हैं, तो सामाजिक और मानसिक दोनों होते हैं, इसमें का डी। फिर है कि नैतिक और कानूनी विचलन को किस स्थिति में बदला जाता है या फिर बदला गया है, आपको ही बताना है। तो इसको बच्चों जो बदला गया है चिकित्सा के रूप में 34 का पहला। फिर है कि विचलन को सामाजिक विचलन के तहत किसके अध्ययन में शामिल किया गया है, आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो शामिल किया गया है अध्ययन के रूप में। उसके बाद है कि किस प्रकार का विचलन लोगों को कठोर अपराधी बनाने का कारण जो है बनता है, आपको बताना है, ठीक है। तो कठोर अपराधी बनने का जो कारण बच्चों बनता है प्राथमिक और द्वितीयक आपके दोनों। अगला देखिएगा कि यदि किसी का कोई बंधन कमजोर या जो है टूटा हुआ है तो वह किस प्रकार का कार्य करेगा, तो वह जो है अवज्ञापूर्ण कार्य करेगा, विचलन वाला कार्य करेगा, बिल्कुल इसमें का डी। फिर है कि एक अपराधी के लिए नियमों प्रतिबंधों के अन्य लोगों के द्वारा किए जाने वाले आवेदन का परिणाम क्या है, आपको ही बताना है, तो कहोगे विचलन है। उसके बाद है कि नैतिकता, दोस्ती, आय या जो है परस्पर कानूनी सीमाओं की तुलना में किन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, आपको ही बताना है, तो ये जो है विचलित लोगों के लिए। उसके बाद है कि सामाजिक विचलन को किसकी चरम सीमा तक जिम्मेदार ठहराया जाता है, आपको ही बताना है,
तो सामाजिक एकीकरण और विनियमन, ठीक है, दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर है 41 नंबर क्वेश्चन, जब व्यक्ति प्रारंभ में आदर्श की ओर झुकता है किंतु मजबूरी में अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो एक ऐसा बच्चों विचलन है, आपको बताना है। तो ये विचलन बच्चों निष्क्रिय विचलन कहलाता है। उसके बाद है कि जब व्यक्ति विचार पूर्वक आदर्श के विपरीत चलता है, तो वह जो है कौन सा विचलन बच्चों कहलाता है, आपको बताना है। तो वो आपका जो है सक्रिय विचलन। अगला देखिएगा, जब कोई व्यक्ति आदर्श के प्रतिकूल आचरण करने में कोई बुराई जो है नहीं समझता है, तो वह जो है क्या कहलाता है, तो उसको बच्चों हम नकारात्मक भावना और युक्त विचलन दोनों कहेंगे, इसमें का डी। फिर है कि विचलित समूहों के प्रति निष्ठा की भावना को बढ़ावा देती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको हम विचलित समूह कहेंगे। उसके बाद है कि व्यक्ति के नियम विरुद्ध कार्य की गोपनीयता बनी रहती है। जब ऐसा व्यक्ति किस व्यवहार की ओर अग्रसित हो जाता है, आपको बताना है। तो ऐसा व्यक्ति जो अग्रसित हो जाता है बच्चों विचलित की ओर। उसके बाद है कि नियमहीनता अथवा विचलित व्यवहार को किस आधार पर समझा जा सकता है, आपको ये बताना है। इसको बच्चों हम सामाजिक संरचना के रूप में। उसके बाद है दमित इच्छाओं और जो है कुंठाओं का परिणाम क्या होता है, आपको बताना है। तो कहोगे विचलन होता है। उसके बाद है एक सिपाही के अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति या दंगाइयों पर गोली चलाना किस श्रेणी में आता है, तो ये बच्चों जो आता है श्रेणी में विचलन और आपराधिक दोनों में। अगला देखिएगा कि प्रतिभा तथा साधुता से लेकर अपराध एवं जो है पागलपन, विद्रोह, सनकीपन और सभी कुछ को आच्छादित कर लेता है, ऐसा शब्द कौन सा है, आपको बताना है। इसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है विचलन होता है बच्चों। फिर है विचलन का बच्चों मुख्य कारण क्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो दोषपूर्ण समाजीकरण यही इसका कारण बच्चों। अगला देखिएगा कि बदलती हुई स्थितियों में सांस्कृतिक द्वंद्व की स्थिति निर्मित होने पर कैसे संभावना बढ़ जाती है, तो विचलन की बच्चों। फिर है कि समाज में कौन से नैतिक सीमाओं को परिभाषित करता है, आपको बताना है। नैतिक सीमाओं को बच्चों विचलन ही परिभाषित करता है, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि व्यक्ति और समाज के बीच कमजोर बंधन लोगों को किस काम के लिए स्वतंत्र करते हैं, आपको बताना है। तो कहोगे विचलित व्यवहार के लिए। उसके बाद है कि असहायक रूप से भटक जाने पर उस स्थिति में किया गया कार्य किस श्रेणी में होता है, तो कहोगे विचलित श्रेणी में। उसके बाद कि जब कोई व्यक्ति संस्कृत के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थागत उपायों को ही अपनाता है, अन्य स्थितियों में अप्रतिमानता की स्थिति होती है, जो कि किसकी ओर इसको ले जाता है बच्चों, तो व्यक्ति को जो ये ले जाता है वो ले जाता है विचलित व्यवहार की ओर। उसके बाद है सामाजिक विचलन के अंतर्गत आने वाले व्यवहार हैं, तो आत्महत्या, नशाखोरी, बलात्कार, ये सभी क्या है, सामाजिक विचलन है। ऐसे कार्य हैं जो समाज के लिए बहुत ही निंदनीय हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, सामाजिक विचलन है। अगला देखिएगा, सामाजिक विचलन तब उत्पन्न होता है जब वह स्वीकृत आदर्शों से हटा हुआ हो। ये बच्चों जो परिभाषा है विचलन की किसने दिया है, ठीक है, तो इंग्लिश ने दिया है, इसमें का राइट आपका बी है, 57 का बी। फिर 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री सामाजिक विचलन शब्द का प्रयोग किसी भी उस व्यवहार के लिए करते हैं जो समाज के प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता है। ये जो बच्चों कथन है किसके द्वारा दिया गया है, ये बच्चों फेडरिको के द्वारा, इसमें का पहला है। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन कि विचलन एक आवरणपूर्ण शब्द है जो प्रतिभा तथा साधुता से लेकर अपराध, पागलपन, विद्रोह, सनकीपन सभी कुछ भी जो है आच्छादित कर देता है। ये बच्चों किसने कहा है, तो कहोगे लाइट और जो है कैलर ने। अगला देखिएगा, सामाजिक विचलन के बच्चों कारण क्या है, तो जैविक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, सभी इसके कारण, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों जो कि सामाजिक विचलन से संबंधित आपके क्वेश्चन। अब यहाँ से अपराध और बाल अपराध, उसके बाद हम सफेद पोष अपराध, वो भी क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। चलिएगा यहाँ से बच्चों हम आपके अपराध और बाल अपराध जो भी उससे समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको हम कराए दे रहे हैं। उससे पहले जो विभिन्न विद्वानों ने इसकी जो परिभाषा दी हुई है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि परिभाषा किसने दिया हो, तो सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए, फिर हम
क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ से एलियट और मेरिल ने अपराध को समझाते हुए लिखे हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में अपराध कानून के द्वारा निषिद्ध वह कार्य है जिसके लिए मृत्यु, जुर्माना, जेल, वर्कहाउस व सुधार गृह में कैद का दंड दिया जा सकता है। इसी को हम अपराध कहते हैं। अगली परिभाषा बच्चों यहाँ से मावर जी लिखते हैं कि अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन ये मानते हैं। यह परिभाषा काफ़ी बार पूछी गई है। फिर यहाँ से एलियट और मेरियल ने जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, वे कहते हैं कि अपराध जो है समाज विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे समूह द्वारा अस्वीकार करता है। जिसे समूह क्या करता है बच्चों? अस्वीकार करता है, जिसके लिए दंड जो है निर्धारित करता है। अगली परिभाषा यहाँ से टम्पन महोदय लिखते हैं कि अपराध बच्चों कानून संहिता के उल्लंघन में जानबूझकर किया गया व्यवहार जो बिना किसी प्रतिरक्षा औचित्य के किया गया हो, जो राज्य के लिए दंडनीय हो। फिर है भावट महोदय लिखते हैं अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून के उल्लंघन होता हो, यह अपराध कहलाता है। अगली परिभाषा यहाँ से हैकरवाल लिखते हैं सामाजिक दृष्टि से अपराध का अर्थ व्यक्ति के ऐसे व्यवहार से है जो मानवीय संबंधों की उस व्यवस्था में बाधा डालता है जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता है। ठीक है, अगली परिभाषा फिर यहाँ से सेठना महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं अपराध की परिभाषा एक कार्य अथवा गलती पापमय और गैर पापमय के रूप में जो है इसकी परिभाषा दी जा सकती है। ठीक है, जो विशिष्ट समय पर लागू कानून के अंतर्गत जो है दंड के योग्य है। तो ये परिभाषाएं बच्चों जो कि आप लोगों के समझ में ने रखी। अब यहाँ से इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन उनको भी देख लीजिए। जैसे कि पहला इसमें बच्चों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि अपराध की अवधारणा किस प्रकार की बच्चों होती है? तो कहोगे कानूनी और ये सामाजिक दोनों होती है, इसमें का सी। फिर है किसके द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब जिसके द्वारा कानून को उल्लंघन किया जाता है उसको बच्चों में अपराध कहते हैं। फिर है अपराधी परिपूर्णता के सिद्धांत किस विद्वान ने बच्चों दिया है? तो जे फेरी ने दिया है, जो कि लिम्बरसो के शिष्य थे। फिर है अपराध वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। ये परिभाषा बच्चों किसने दिया है आपको बताना है। ठीक है, ये परिभाषा बच्चों मोवर ने दिया है। अगला भी देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द अपराध से मिलता जुलता है? तो जो कि दुराचार, अनैतिकता और जो है दुष्कृति, ये सभी है। फिर है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक अपराध है? मतलब रुपए पैसे से जो अपराध होता है संबंधी उसको आर्थिक अपराध कहेंगे, जैसे कि बीमा संबंधी धोखेबाजी। फिर बच्चों है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा हिंसात्मक अपराध है? आपको बताना है। तो हिंसात्मक जो अपराध है जो कि हिंसा से संबंधित तो दहेज हत्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सा विद्वान अपराधी को जन्मजात मानता है? तो कहोगे लिम्बरोसो मानते हैं। इसमें का आपका बी। ठीक है, 8 का अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अपराध का पारिवारिक कारण नहीं है? बच्चों आपको बताना है। ठीक है, तो मानसिक रोग नहीं होगा बच्चों। अगला लगाइएगा कि निम्न में से कौन सा अपराध का तत्व नहीं है? तो सामाजिक स्वीकृति इसका तत्व नहीं होगा और सभी होंगे। फिर एक एलियट एवं मेरिल ने अपराध का वर्गीकरण कितने श्रेणियों में किया है? 2 श्रेणियों में, इसमें का सी है। फिर है कि अपराध है सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। ये परिभाषा बच्चों किसने दिया है आपको बताना है। अपराध क्या है? अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। ये परिभाषा बच्चों जो है मोवरा की है परिभाषा। इसमें का सी 12 का सी है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं? तो मनोवैज्ञानिक कारण, भौगोलिक कारण, जैविकीय कारण सभी। उसके बाद अपराध के सामाजिक कारण क्या हैं? तो सांस्कृतिक संघर्ष, युद्ध, सामाजिक विघटन, ये सभी। इसमें का भी। फिर है कि अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो चरित्रहीनता, मानसिक रोग, ये सभी हो जाएंगे। फिर है कि अपराध के आर्थिक कारण क्या है? तो बेरोजगारी, औद्योगिकरण, निर्धनता, इसमें का भी डी है। फिर है कि अपराधी बच्चों जन्मजात होते हैं। ये लिम्ब्रासो का बच्चों कथन है। इसमें का सी। 17 का सी है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कि अपराधी जो बच्चों बनाए जाते हैं किस समाजशास्त्री ने ये कहा है आपको बताना है। 18 की बात करें तो सदरलैंड का स्टेटमेंट है। फिर है कि हेज के अनुसार अपराध कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 19 की यदि हम बात करें इनके अनुसार बच्चों 3 प्रकार के। उसके बाद कि एलियट और मेरियल का अपराध वर्गीकरण क्या है? तो कम गंभीर अपराध, गंभीर अपराध दोनों,
इसमें का सी। हेज के अपराध का वर्गीकरण क्या है बच्चों? इनका जो वर्गीकरण आपका हो जाएगा व्यवस्था के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध, व्यक्ति विरुद्ध, सभी। इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि बोगर ने कितने प्रकार के अपराध जो है बताए हैं, आपको ये बताना है। तो बोगर ने जो अपराध बच्चों बताए हैं 4 प्रकार के। उसके बाद तो लेमट का अपराध का वर्गीकरण क्या है बच्चों? तो पारिस्थितिकीय अपराध, नियोजित अपराध, विश्वास के विरुद्ध अपराध, ये सभी हो जाएंगे। फिर है कि बोगर का अपराध वर्गीकरण क्या है बच्चों? तो ये आर्थिक अपराध, यौन अपराध, राजनीतिक, ये सभी हो जाएंगे। फिर है अपराधी बनने के लिए जब एक ही कारण नहीं है, कौन सा बच्चों? आपको बताना है। 25 की यदि हम बात करें तो इसमें अनुशासन का अभाव कोई जब एक ही कारण नहीं बच्चों। फिर है कि लेम्ब्रोसो ने अपराधियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? तो इसका वर्गीकरण बच्चों 4 प्रकार से। उसके बाद है कि लेम्ब्रोसो के अपराधियों का वर्गीकरण क्या है? तो जन्मजातीय अपराध, पागल, भावुक अपराधी, ये सभी इसके वर्गीकरण है। फिर है कि अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। तो ये जो परिभाषा बच्चों किसके द्वारा दी गई है? तो भाभट की परिभाषा है इसमें का पहला। 28 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका जो विकल्प रहेगा इसमें का पहला। फिर 29 नंबर क्वेश्चन की अपराध कानून के द्वारा निषिद्ध हुआ कार्य है जिसके बदले में उसके कर्ता को मृत्यु, जुर्माने, कैद, जेल के द्वारा दंडित किया जा सकता है। ये परिभाषा बच्चों किसने दिया है? आपको बताना है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ये परिभाषा बच्चों किसकी है? आपको ये बताना है। ठीक है। अपराध क्या है? कानून के द्वारा निषिद्ध हुआ कार्य है जिसके लिए मृत्यु, जुर्माना, ये सब जो है कैद किया जा सकता है। तो ये बच्चों जो परिभाषा है, ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? 29 नंबर क्वेश्चन की। इसमें बच्चों जो है एलियट और मैरियल की परिभाषा है, इसमें का आप सी लगाओ। 29 का राइट आपका बच्चों जो विकल्प हो जाएगा सी है। फिर है कि अपराधी का ताप संबंधी सिद्धांत दिया है। ये बच्चों ताप है या फिर पाप संबंधी सिद्धांत होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा जो कि ये जो सिद्धांत दिया है केटलेट ने दिया है। उसके बाद है कि अपराध शास्त्र में क्लासिकल सिद्धांत दिया है। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो कहोगे बेकेरिया ने। उसके बाद है अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत अपनी व्याख्या का आधार बनाता है। तो ये जो है सुखवाद को बनाता है। उसके बाद है कि अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आपको बताना है। तो केटलेट हो जाएंगे। उसके बाद है कि अपराध के सामाजिक कारण क्या हैं बच्चों? तो चलचित्र, कारावास, शिक्षा, सभी। उसके बाद है अपराध के सामाजिक कारण क्या है? तो सामाजिक कुरीतियाँ, गंदी बस्तियाँ, ये सभी। उसके बाद है कि अपराध के जैविकीय कारण क्या हैं? तो शारीरिक दोष, वंशानुक्रम, जन्म स्थानीय, सभी। उसके बाद है कि अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं? तो संयोगात्मक अस्थिरता, संघर्ष, मानसिक कमी, सभी। उसके बाद है कि अपराध के पारिवारिक जो कारण क्या हैं? आपको बताना है। तो वैवाहिक स्तर, टूटे परिवार, अनुशासन का अभाव, सभी। उसके बाद है कि अपराध के आर्थिक कारण क्या है? तो व्यावसायिक मनोरंजन, व्यापारिक स्थिति, आर्थिक भिन्नताएं, सभी। उसके बाद 40 नंबर अपराधी व्यवहार का विभिन्न अवसर सिद्धांत जो है दिया था। तो ये सिद्धांत बच्चों किसने दिया है? तो क्यूवार्ड और जो है ओहेलिन ने। उसके बाद देखिएगा कि भूगोलवादी सिद्धांत के प्रणेता कौन है? 41 की बात करते जो है क्वेटलेट और जो है गैरी है। उसके बाद है कि अपराध के समाजवादी सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो इसके मार्क्सम जो है एजल्स जी है। उसके बाद है कि किस सिद्धांत में अपराधियों के कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? तो प्रारूपवादी सिद्धांत में। उसके बाद है कि समाजशास्त्री सिद्धांत के प्रमुख कौन हैं? आपको बताना है। तो सदरलैंड जी है। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन की बहुकारकीय सिद्धांत को स्वीकार करने वाले हैं। तो कौन है? कौन कौन इसको स्वीकार किया है बच्चों? तो कहोगे सभी लोगों ने। ठीक है। इसमें का डी। फिर है कि अपराध के कारण कौन कौन से हैं? तो पारिवारिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, के सभी होंगे।
फिर है कि किस सिद्धांत को काल्पनिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो किसको कह सकते हो बच्चों, तो भूगोलवादी सिद्धांत, प्ररूपवादी, ये सभी। अभी इसमें का प्रेतवादी। बच्चों इसमें 47 का कह रहा है किसको जो है काल्पनिक सिद्धांत कह सकते हो बच्चों, तो प्रेत शास्त्र, ये काल्पनिक हो जाएगा ना, तो प्रेत से संबंधित है, भूत बैताल से। फिर है कि अपराध का लेमट का वर्गीकरण कितने प्रकार का है आपको बताना है। लेमट ने अपराध को कितने भागों में या फिर कितने प्रकार में इसको वर्गीकृत किया है, ठीक है, तो 3 प्रकार से। फिर है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अपराध की प्रकृति, ठीक है, इलेक्शन के अनुसार होती है। तो कैसी होती है आपको बताना है। तो इनके अनुसार बच्चों भ्रूण हत्या होती है इन महीनों में ज़्यादातर। इसमें का पहला। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कि दिसंबर जनवरी में अपराध की प्रकृति कैसी होती है। इसमें बच्चों संपत्ति संबंधी होता है। फिर है कि प्ररूपवादी सिद्धांत ने अपने व्याख्या का आधार बनाया है। तो किसको बनाया है, तो जैविक को बनाया है, जन्मजात अपराधी को। फिर है कि अपराध की परिभाषा एक कार्य अथवा गलती पापमय, गैर पापमय के रूप में दी जा सकती है जो संबंधित देश के विशिष्ट समय पर लागू कानून के अंतर्गत दंड योग्य है। ये बच्चों जो कथन है, ठीक है, ये कथन किसका है, ये बच्चों जो कथन है, ये बच्चों सेठना का कथन है। अगला देखिएगा कि भारत में अब लड़कियों के लिए बाल अपराध की उच्चतम आयु सीमा क्या रखी है, आपको बताना है। 53 की बात करें बच्चों तो इसके लिए, हाँ, इसमें जो है अब लड़कियों के लिए बाल अपराध की उच्चतम सीमा, उच्चतम बच्चों कह रहा है 18 वर्ष रखी है, सीमा 18 वर्ष रखी है। फिर है कि भारत में किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष बच्चों पारित हुआ था, आपको बताना है। तो 1886 को। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाल अपराध है, आपको बताना है। तो जानबूझकर चोरों या फिर कुकर्मियों या फिर अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहना, ये भी बाल अपराध है। स्कूल तथा घर से भागने की आदत, ये भी बाल अपराध है। किसी कानून या अध्यादेश को भंग करना, ये भी जो कि बाल अपराध है। इसमें का डी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का कारण है, तो अधिक कठोर नियंत्रण, पारिवारिक निर्धनता, भग्न परिवार, सभी में। फिर है कि किसने कहा कि वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है, किसने कहा है, मतलब जो है किसने कहा है कि वह जो एक स्कूल खोलता है और एक जेल बंद करता है, ये बच्चों कहा गया है ह्यूगो के द्वारा। इसमें का सी। फिर है कि आपराधिक कैलेंडर के प्रतिपादक कौन है, तो हार्टिंगटन जी हैं। उसके बाद है कि बाल अपराधियों के लिए कौन सा उपयुक्त है बच्चों, तो बाल अपराधियों के लिए जो उपयुक्त है किशोर न्यायालय है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों सही नहीं है, मतलब गलत है, तो लिम्ब्रेसो के अनुसार अपराधी जन्मजात ना होकर के समाज द्वारा बनाए जाते। नहीं भैया, लिम्ब्रेसो महोदय अपराधी को जन्मजात मानते हैं, ये गलत है और सभी सही है। फिर देखिएगा कि भारत में अब लड़कों के लिए बाल अपराध की उच्चतम सीमा क्या रखी गई है, आपको बताना है। तो लड़कों के लिए बच्चों जो सीमा रखी गई है 18 वर्ष, लड़कों लड़की दोनों के लिए। तो ये थे बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन। अब यहाँ से सफ़ेद पोस्ट संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से देख लीजिए। ऐसे बच्चों सफ़ेद पोस्ट जो अपराध है, इससे इसकी परिभाषा जो विद्वानों ने दिया है इसको देख लीजिए, फिर इसके हम MCQ देखेंगे, ठीक है। स्वैच्छिक अपराध की जो प्रकृति होती है बच्चों आर्थिक व नैतिक होती है। यहाँ से क्लिनार्ड महोदय इसकी परिभाषा को लिखे हैं। ये कहते हैं कि स्वैच्छिक अपराध जैसी व्यवसायिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से लिखा है कि स्वैच्छिक अपराध समाज में उच्च सामाजिक आर्थिक पद प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं और इसमें अपराधी अपने लाभ के लिए अपराधी कानून को तोड़ते हैं। मतलब जो है श्वेत व्हाइट कॉलर इफेक्ट जो क्राइम आपका क्या है, ये बच्चों जो है जो उच्च पदों पर बैठे जो अधिकारी है उनके द्वारा क्राइम किया जाता है, ठीक है। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि सदरलैंड महोदय जो कि कह सकते हो इसको विकसित किया था, ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम को। इनके अनुसार परिभाषा भी दी हुई है कि यह जो है उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के द्वारा किया गया आपराधिक कानून का उल्लंघन है। इसी को हम कह सकते हो स्वैच्छिक अपराध कहते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, जो भी MCQ क्वेश्चन है चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा
कि स्वेच्छा अपराध का कारण क्या है बच्चों, व्हाइट कॉलर क्राइम का कारण क्या है, तो पारिवारिक विज्ञापन का प्रभाव, अज्ञानता, लापरवाही, कानून की जानकारी न होना, ये सभी। फिर एक निम्नलिखित में से जो कौन सा स्वेच्छा अपराध का सामान्य स्वरूप है, आपको बताना है। तो कौन सा सामान्य हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें कभी बच्चों डी हो जाएगा। उसके बाद है कि स्वेच्छा अपराध सामान्यत और उच्च सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। ये परिभाषा जो है बच्चों किस विद्वान के द्वारा दी गई है, आपको बताना है। ठीक है, ये जो परिभाषा है किस विद्वान के द्वारा दी गई है, आपको ये बताना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, ये क्वेश्चन बनेगा जरूर आपके एग्जाम में। ये परिभाषा सदरलैंड के द्वारा दी गई है। फिर है कि सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाले अपराध को कहा जाता है स्वेच्छा अपराध। इसको बच्चों हम स्वेच्छा अपराध कहते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा नहीं कथन भैया सही है, हाँ देखिएगा, इसमें स्वेच्छा अपराध का संबंध एक वर्ग विशेष से होता नहीं भैया, एक वर्ग विशेष से नहीं होता है, सभी से होता है, इसमें का भी गलत है। फिर है कि स्वेच्छा अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्गों के द्वारा किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है बच्चों, आपको बताना है। ये परिभाषा किसकी है, आपको ये बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन का बच्चों इसमें आप टैफ्ट जी लगा दीजिए। फिर है इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा टैफ्ट जी। चलेगा, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि सदरलैंड ने अपने अध्ययन में अमेरिका को कितने प्रमुख संस्थानों का अध्ययन किया है, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो है 200। फिर एक स्वेच्छा अपराधी वह होता है जो समाज के ऊंचे आर्थिक वर्ग से आता है और सुनिश्चित होता है। ये कथन बच्चों किसका है, ये कथन बच्चों हर्टुग का है। उसके बाद नंबर क्वेश्चन के स्वेच्छा अपराध ऊंची व्यवसायिक परिस्थिति के व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। ये जो परिभाषा है ये जो क्लीनार्ड की है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, सदरलैंड जी हैं। इसमें का राइट आपका डी है, 10 का डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वेच्छा अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, आपको बताना है। इसकी जो अवधारणा है बच्चों सदरलैंड ने ही प्रस्तुत किया था, इनकी जो पुस्तक है व्हाइट कॉलर क्राइम में। अगला देखिएगा कि स्वेच्छा अपराध के बारे में कौन सा कथन बच्चों सही है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है स्वेच्छा अपराध एक विशिष्ट प्रतिष्ठित पेशे अथवा पद का दुरुपयोग करके किया जाता, बिल्कुल इसमें का डी। फिर एक स्वेच्छा अपराधों का एक प्रत्यक्ष परिणाम उपरोक्त में से किस दिशा को कहोगे आप, आपको बताना है। तो ये आप जो कहोगे अलगाववाद मनोवृत्ति में वृद्धि को। उसके बाद है कि ये कथन किसका है, किस शास्त्री का है, कि शोषण अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक प्रतिष्ठित अथवा उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति अपने पेशे के दौरान जो है करता है। तो ये जो परिभाषा है बच्चों, ठीक है, किसके द्वारा दी गई है, आपको बताना है। तो ये जो परिभाषा है बच्चों किसके द्वारा दी गई है, 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इस सदरलैंड के द्वारा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा स्वेच्छा अपराध का उदाहरण नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक साधारण व्यक्ति द्वारा तस्करी के द्वारा धनी बनने का प्रयास करना, ये शोषण अपराध नहीं बच्चों। फिर एक शोषण के मुख्य स्वरूप क्या है, आपको बताना है। तो शोषण के मुख्य स्वरूप इसके जैसे कि मुनाफाखोरी, जालसाजी, घूसखोरी, सभी इसमें का डी होगा। फिर है कि शोषण अपराध के प्रमुख दुष्परिणाम क्या है, तो ये सभी इसमें हो जाएंगे। अनुशासनहीनता, अर्थव्यवस्था चौपट होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, सभी इसमें का भैया डी होगा। ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर दिए हुए हैं। फिर है कि शोषण अपराध का सिद्धांत दिया है तो सदरलैंड ने।
अगला देखेगा शोषण अपराध के परिणाम कौन कौन से होते हैं, तो सभी परिणाम होते हैं। उसके बाद कि शोषण अपराध संभावित और उच्च सामाजिक पद्धति के व्यक्तित्व द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। ये बच्चों किसने कहा है, आपको बताना है। ये जो परिभाषा कही गई है सदरलैंड के द्वारा। उसके बाद है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये जो पुस्तक है क्रिमिनोलॉजी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी सदरलैंड के द्वारा ही। उसके बाद कि सदरलैंड ने किस प्रकार के अपराधियों की विवेचना की है, तो निम्न वर्ग के अपराधी और जो है शोषण अपराधी, दोनों इसमें का सी लगाओ। फिर है कि किस सिद्धांत में आपराधिक कारण के तौर पर भूत प्रेत को जिम्मेदार माना जाता है, तो प्रेत शास्त्र में। उसके बाद कि आग वर्ण रेल केस टाइप्ट जैसे वैज्ञानिकों ने अपराध हेतु किस सिद्धांत को मान्यता दी है, तो इन्होंने बच्चों जो है बहुकार किए सिद्धांत की। फिर है कि शोषण अपराध के कारण समाज की गहरी हानि होती है तथा अतः इसे सामाजिक और वैधानिक अपराध कहा जाना चाहिए। ये जो परिभाषा है ये जे हाल जी की परिभाषा है। शोषण अपराध से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन पूछा बच्चों। इसका तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो समाज में उच्च पद पर आसीन है परंतु कानून की पकड़ में सरलता से नहीं आते हैं। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि जटिल समाजों की अपेक्षा सरल समाजों में शोषण अपराध अधिक होते हैं। ये बच्चों कथन पूर्णतः गलत है, ठीक है। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सी दशा शोषण अपराधों का काम नहीं है, आपको बताना है। किस दशा का कार्य नहीं है, आपको ही बताना है। 28 की बच्चों तो हम बात करें तो इसमें डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष संरचना में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद कि शोषण अपराध रोकने के उपाय क्या हैं, तो गुप्तचर विभाग का विस्तार करना, अधिकारियों और रणनीतिज्ञों की जो संपत्ति है उसकी जांच करना, जो राजनीतिज्ञ हैं, और जो है सार्वजनिक शिकायतों विभाग की स्थापना करना। उसके बाद है कि शोषण अपराध को कैसे कम किया जा सकता है, तो न्याय व्यवस्था सुधार कर भी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून बनाकर भी, कानूनों में सुधार करके भी। उसके बाद के शोषण अपराध रोकने के सुझाव कौन से हैं, तो जन चेतना में वृद्धि, राष्ट्रीय चेतना का निर्माण, ये दोनों। उसके बाद है कि शोषण अपराध के कारण कौन से हो सकते हैं, तो पूंजीवादी वर्ग की संरचना, अपराधी समूहों का संगठन, कानूनों के अपर्याप्तता, सभी। उसके बाद कि शोषण अपराध के अमुक रूप क्या हैं, तो ये सभी होंगे पद का दुरुपयोग, गुप्त व्यवहार, तस्करी वगैरह। फिर कि शोषण अपराध के सामान्य स्वरूप कैसे हैं, तो आर्थिक गबन, युद्ध संबंधी नियमों को उल्लंघन, सभी। उसके बाद के शोषण अपराध के क्या कारण है बच्चों, तो अदालतों से बचने की प्रवृत्ति, धन का महत्व, अज्ञानता व लापरवाही, सभी। फिर कि शोषण अपराध मुख्यतः विश्वास का उल्लंघन, इसको किसने बताया है, आपको बताना है, तो सदरलैंड ने। फिर है कि सदरलैंड ने विश्वास के उल्लंघन को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो इन्होंने बच्चों इसको 2 श्रेणियों में। उसके बाद के सदरलैंड के विश्वास का उल्लंघन है, तो मिथ्य, निरूपण, धोखेबाजी, ये दोनों। फिर है कि किसने शोषण अपराध के स्थान पर व्यावसायिक अपराध शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था, तो किसने सुझाव दिया बच्चों, तो कहोगे क्वीन ने। उसके बाद है किसने कहा है कि जिस प्रकार के अपराध शोषणधारी करते हैं वैसे ही निम्न वर्गों के लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं, तो फिर उन्हें शोषण अपराध को नहीं माना जाता है। ये किसने परिभाषा दी बच्चों, तो न्यूमैन ने। उसके बाद है कि किसके अनुसार शोषण अपराध की परिभाषा आपराधिक कानून के अनुसार ही की जानी चाहिए, इसके अभाव से अध्ययनकर्ता वैषयिक नहीं बना रह सकता है। तो एक परिभाषा किसने बच्चों दिया है, तो ये भी जो है टैपन ने दिया है परिभाषा। उसके बाद किसके अनुसार शोषण अपराध का संबंध है समाज की संस्कृति से होता है, तो ये जो है जॉर्ज कैटोना के अनुसार। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन बच्चों लास्ट का, किया जाए गैर कानूनी शब्द है तथा किसी भी व्यक्ति को उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग का सदस्य किन जो है मानदंडों के आधार पर माना जाए, यह भी स्पष्ट नहीं है। ये जो कथन बच्चों है किसका है, 43 की बात करें तो कोल्डवेल का। तो इतने बच्चों क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कराए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम करीब करीब जो है 200 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है।
और इससे बाहर आपके एग्जाम में एमसीक्यू का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपके रिटन का कोई क्वेश्चन आएगा। मैं सभी बहुत ही विस्तार से क्लासें करा दिया हूँ और शेष इसकी क्लासें बहुत ही शीघ्र आएंगी, या फिर वन शॉट की क्लास कराएंगे, या फिर हम इसकी क्लास तो हमारी चल ही रही हैं और एग्जाम से पहले पहले हम वन शॉट की क्लास करा देंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।